वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आ गए आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के दिन के साथ। आज का दिन वैसे कोई खास वैसे मनाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आज के जो दिन का इतिहास है उसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो आज के दिन 9 जून सन 1964 को लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। तो सबसे पहले क्या है, 9 जून को क्या हुआ था? 9 जून 1964 श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो चलिए कल की बात करेंगे 8 जून की, क्योंकि कल क्लास भी नहीं हुई थी तो उसके दिन के बारे में जरूर बात करेंगे। तो कल का जो दिन था वो था 8 जून, विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड ओशन डे। तो इसका जो इतिहास है वो है कि विश्व समुद्र दिवस की जो अवधारणा है वो सबसे पहले 1992 में रियो डे जेनेरियो में हुई एक अर्थ समिट में नामक एक जो ये फोरम था, उसमें इसको हर साल मनाने का जो निर्णय लिया गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको 2008 में ही मान्यता दी थी। तो सबसे पहले क्या है, 8 जून को क्या था? 8 जून को था विश्व समुद्र दिवस। इसकी जो पहली अवधारणा थी वो थी 1992 में। कहाँ पे? रियो डे जेनेरियो सबसे पहले स्टार्ट की, जो इसको माना गया रियो डे जेनेरियो में। इसमें इसकी बातें की गई इसको मनाने की अर्थ समिट में। लेकिन यूएन ने इसको मान्यता दी सन 2008 से। यूएन ने मान्यता दी 2008 से, इसको ऑफिशियली मनाया जाने लगा। तो इसका जो उद्देश्य है, जो मेन इसको मनाने का वो उद्देश्य है कि जो हमारा जो इस है पूरी पृथ्वी, वो समुद्र से घिरा होने के कारण इसको वाटर प्लेनेट कहा जाता है। और हमारे इस वाटर प्लेनेट का जो अस्तित्व वो अभी काफ़ी खतरे में है, क्योंकि महासागर है ना, पर्यावरण का जो संतुलन उसको हमेशा बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वह पृथ्वी पर ये जीवन का प्रतीक भी है। और ये आपको मालूम भी है कि जो पृथ्वी का जो 70% जो हिस्सा है वो महासागर से ही घिरा हुआ है। इसलिए इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन में समुद्र से होने वाले लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। तो मेन क्या था इसका उद्देश्य है कि समुद्र से जो मानव जीवन में जो होने वाले लाभ हैं उनमें लोगों को जागरूक करना। इसलिए जो हर साल इसकी एक अलग अलग थीम बनाई जाती है। तो 2021 की जो थीम है वो है समुद्र जीवन व आजीविका। तो 2021 की जो थीम है वो क्या है? वो है समुद्र जीवन व आजीविका। समुद्र जीवन व आजीविका। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, साथ में एक और भी है। अगर हम 8 जून की बात करें, विश्व समुद्र दिवस के साथ ही एक और दिवस है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। मतलब विश्व समुद्र दिवस तो है ही 8 जून को, साथ ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। तो 9 जून 1964 श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। 9 जून का इतना ही। 8 जून का था विश्व समुद्र दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ये 2 दिवस मनाए जाते हैं। 1992 में रियो डे जेनेरियो की जो पहली अवधारणा थी वो की गई अर्थ समिट में कि इसको हर साल मनाया जाएगा। लेकिन 2008 यूएन ने इसको मान्यता दी। 2021 की जो इसकी थीम है वो है समुद्र जीवन व आजीविका। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि अभी यूनाइटेड नेशंस की एक सतत विकास जो रैंकिंग है विश्व की वो अभी जारी की गई है। इससे पहले मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जो भारत की जो सतत विकास की जो रैंकिंग है एसडीजी, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसकी जो एक वो रैंकिंग आई थी, इंडेक्स आया था, उसमें जो सबसे टॉप था वो था केरल और सबसे लास्ट में आया था उसमें बिहार। तो अभी हम बात करेंगे विश्व की जो यूएन ने अभी जारी की, संयुक्त राष्ट्र ने उसने अभी जो लिस्ट जारी की है उसमें जो भारत का स्थान है वो है 117। जो कि पिछले साल भारत की जो रैंकिंग थी वो 115 थी, उससे अब भारत और 2 स्थान नीचे फिसल गया है। तो ये जो भारत का जो स्थान है, अगर इसकी हम बात करें तो ये जो अपने जो 4 जो दक्षिण एशियाई देश हैं जैसे भूटान, श्रीलंका, नेपाल
और बांग्लादेश, उनसे भी भारत की जो रैंक है वो नीचे है। उनका जो भारत का जो स्कोर है वो इन देशों से भी नीचे है। मतलब हम अपने विकास में इतने पिछड़ गए हैं कि हम अपने जो पड़ोसी जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, इनसे भी हम नीचे आ गए हैं। तो चलिए करते हैं, क्या क्या है ये यूएन की SDG रैंकिंग, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें जो 17 गोल रखे गए थे भी, और 119 जो इसके जो 193 जो सदस्य देश थे उनके सामने उन्होंने इसके प्रस्ताव को मंजूर किया था कि 2030 तक ये जो 17 गोल थे, जैसे गरीबी उन्मूलन, समानता, लैंगिक समानता, साफ सफाई इत्यादि कई 17 गोल थे। उन 17 गोल को 2030 तक प्राप्त करना था। तो भारत का जो इसमें स्थान है, जो लेटेस्ट रैंकिंग जो 2021 की आई है, उसमें भारत का जो स्थान है वो है 117, जो कि डाउन आया है 115 से। मतलब 115 से 2 पॉइंट डाउन आ गया है पिछले साल की, जो कि 2020 में था 115, और अब 2 पॉइंट डाउन आने के बाद हो गया है 117। और जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनका स्कोर भारत से काफ़ी अच्छा है। और अगर इनमें बात करें स्कोर की, तो भारत का जो स्कोर है वो 100 में से 61.9 है। तो भारत का जो स्कोर है वो 100 में से 61.9 है। और अगर अब इनकी बातें करें, तो जैसे जो हमारा जो नेपाल है, तो नेपाल का जो रैंक वो 96 है, और स्कोर है 65.93। नेपाल की रैंक है 96, और स्कोर है, अगर नेपाल के स्कोर की बात करें तो स्कोर है नेपाल का 65.93। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश का जो रैंक है वो 109 है, और जो स्कोर है वो 63.51। रैंक 109 और स्कोर 63.51। रैंक 109 और स्कोर 63.51। और श्रीलंका की जो रैंक है वो 94 और स्कोर है 66.88। तो श्रीलंका रैंक है इनकी 94 और स्कोर है 66.88। और इसी प्रकार जो भूटान है, जो कि काफ़ी छोटा देश है, कभी गरीब देश भी उसको बोलते थे, इसकी जो रैंक है वो 80 और इसका जो स्कोर है वो 69.27। भूटान की जो रैंक है वो है 80 और इसका भूटान का जो स्कोर है वो है 69.27। अगर हम बात करें तो इन सब में इंक्लूडिंग इंडिया तो सबसे बढ़िया स्कोर है भूटान का। भूटान की रैंक भी सबसे बढ़िया 80 और स्कोर भी 69.7। ये सारा आउट ऑफ 100 का है जो स्कोर है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो सबसे पीछे, मतलब इस अपने पड़ोसी देशों में तो पाकिस्तान सबसे पीछे। पाकिस्तान का जो रैंक है, पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 134 और स्कोर, पाकिस्तान का स्कोर भी वो बहुत कम है, स्कोर है 56.17। तो बस एक पाकिस्तान ही हमसे पीछे है। बाकी जो हमारे ये जो छोटे छोटे जो पड़ोसी देश है ये हमसे काफ़ी आगे हैं। और चीन की भी बात करूँ तो चीन का जो रैंक है 48 है और चीन का जो स्कोर है वो 73.89। और इस लिस्ट में ये जो SDG जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में अगर फर्स्ट की बात करूँ, फर्स्ट है स्वीडन। सबसे पहले कौन सा देश है? स्वीडन। और दूसरे पे है, सेकंड है डेनमार्क,
और थर्ड पे है फिनलैंड। इस लिस्ट में जो टॉप का जो फर्स्ट पे जो देश आया वो है स्वीडन, दूसरे फिर डेनमार्क और तीसरे पे फिनलैंड। इनका जो स्कोर है, जो स्वीडन का जो स्कोर है 84.72 और डेनमार्क का 84.52 और फिनलैंड का 83.77। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी जो गुजरात जो मैरीटाइम बोर्ड है, उन्होंने गुजरात गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित की, जो अभी वो करेंगे। ये जो समुद्री सेवा क्लस्टर है, इसे एक जो समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह, शिपिंग, रसद सेवा प्रदाता और सरकारी नियामक इसमें शामिल होंगे। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो समुद्री जो क्षेत्र है उसमें जो होती है प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में वह वन स्टॉप एक वो समाधान प्रदान करने के लिए इसको बनाने की जो अवधारणा रखी गई है। तो कहाँ गया है कुछ ये, कहाँ पे, ये है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड मतलब गुजरात में क्या करेगा, ये कहाँ पे है गुजरात में, ये गिफ्ट सिटी जो कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद में क्या खोलेगा, जो अहमदाबाद में क्या खोलेगा, ये खोलेगा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर। क्या खोलेगा, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर। तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड खोलेगा गिफ्ट सिटी जो कि अहमदाबाद में है, उसमें देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर, जो कि एक जगह का ये जो वन स्टॉप समाधान जो प्रदान करने का जो इसका लक्ष्य है, मतलब ये वो पूरा करेगा और समुद्री क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा है और जो आत्मनिर्भरता जो बढ़ाने के में काफ़ी ये सहायता करेगा। ये अपने प्रकार का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं कि अभी जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसके उपलक्ष्य में उसके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परियोजना स्टार्ट की है, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसका नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट। इस योजना से क्या है कि इस योजना से भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए स्थापित करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया है। तो इसका जो मुख्य बिंदु ये हैं कि प्रधानमंत्री ने अभी रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन द रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 to 2025 ये जो परियोजना है ये लॉन्च की है। इसे क्या है कि इसे पर्यावरण दिवस की जो 2021 की जो थीम थी कि बेहतर पर्यावरण के लिए जो जैव ईंधन को बढ़ावा, मतलब जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जैव ईंधन का प्रयोग करना, उसके लिए मतलब इस परियोजना के जो अवधारणा वो ली गई है। तो इसमें क्या है कि इसमें इस परियोजना का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो वाहनों से जो वाहन में जो ईंधन जलता है उससे जो उत्सर्जन होता है और उत्सर्जन से जो प्रदूषण फैलता है उसको कम करने का प्रयास किया गया है। तो क्या है कि एथेनॉल जो अणु है उसको मेन उसमें ऑक्सीजन होता है और जो इंजन में उपलब्ध जो ईंधन होता है उसको पूर्ण रूप से जलने पर जो उसका दहन करना होता है जो ईंधन का, उसको मतलब पूरी दहन करने की अनुमति देता है और इसके उत्सर्जन कम होते ही और इस होते ही प्रदूषण भी कम होता है। और क्या है, इथेनॉल एक अक्षय स्रोत है जो कि जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में एक शुद्ध कमी आती है, जिससे कि पर्यावरण में जो प्रदूषण का जो लेवल है वो काफ़ी कम होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में क्या स्टार्ट किया, इन्होंने ये तो प्रधानमंत्री
पुणे में 5 जून 2021 को लॉन्च किया। क्या किया है? E100 पायलट प्रोजेक्ट। E100 पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। और ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट है इथेनॉल की, जो इथेनॉल है उसको बढ़ावा देने के लिए, इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए, इथेनॉल जो गैस है उसको बढ़ावा देने के लिए, इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए। इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए, इथेनॉल में क्या है? इथेनॉल में ऑक्सीजन अणु है जो कि ईंधन को, जो इंजन में जो ईंधन मौजूद होता है उसको पूर्ण रूप से उसको दहन करने की जो उसको अनुमति देता है। और इसके कारण जो इथेनॉल में जो अक्षय ऊर्जा होने के कारण, अक्षय स्रोत होने के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी लाता है, जो कि पर्यावरण में जो पोल्यूशन उसको कम करने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि अभी 27 मई 2021 को दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। इसका नाम है इस कंप्यूटर का जो नाम है वो है पर्लमटर। और इसको जो बनाने वाली जो कंपनी है वो है NVIDIA और नेशनल एनर्जी रिसर्च साइंटिफिक कंप्यूटिंग, जो कि अमेरिका वाली कंपनी है, इन्होंने इसको बनाया है। तो क्या किया है? अभी विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया गया है और वो हुआ है 27 मई 2021 को। 27 मई 2021 को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इसका जो नाम है वो है पर्लमटर, जो कि सोल पर्लमटर के नाम पर रखा गया है। इसका जो नाम है इनके नाम पर रखा गया है। इस सोल पर्लमटर है वो एक खगोल भौतिकविद हैं, अमेरिका में है ये। इनके नाम पर इस कंप्यूटर का नाम रखा गया है। और इस कंप्यूटर को जो बनाने वाली कंपनी है वो है NVIDIA और दूसरा इसका नाम है नेशनल एनर्जी रिसर्च साइंटिफिक कंप्यूटर, और दूसरा है नेशनल एनर्जी रिसर्च साइंटिफिक कंप्यूटर, रिसर्च साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ये अमेरिका की कंपनी है, इन्होंने इसको जो ये कंप्यूटर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इसको बनाया है। और इसका नाम किस पे रखा गया है? सोल पर्लमटर के नाम पर रखा गया, जो कि एक खगोल भौतिकविद हैं। और इसको बनाने वाली कंपनी है वो है NVIDIA और नेशनल एनर्जी रिसर्च साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये जो अमेरिका में है, ये कंपनी इन्होंने इसको बनाया है। और ये जो पर्लमटर जो दुनिया का अब तक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में के कार्यों को करने में सबसे तेज बताया जा रहा है। जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस के जो कार्य हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यों को करने के लिए कार्यों में सबसे तेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यों में सबसे तेज इसको बताया गया है। तो 27 मई 2021 को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ, जिसका नाम है पर्लमटर, और इसका नाम रखा गया है सोल पर्लमटर के नाम पर, जो कि खगोल भौतिकविद हैं। NVIDIA और नेशनल एनर्जी रिसर्च साइंटिफिक कंप्यूटिंग अमेरिका में जो कंपनी, उन्होंने इसको बनाया। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यों को करने में सबसे तेज, अभी तक का सबसे तेज बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं
कि आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की जो मेज़बानी की है। यह कार्यशाला 26 से 30 अप्रैल 2021 तक चली थी और इसमें 108 पंजीकृत जो प्रतिभागी थे वे चले थे, मतलब उन्होंने भाग लिया था। और इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आधिकारिक तौर पर इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज के लॉन्च से पहले दुनिया भर के प्रतिभागियों को एक साथ लेके आना। और इसका जो शुभारंभ था वो वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से जून 2021 में होगा। मतलब इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज है, इसका जो उद्घाटन होगा वो होगा वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से जून 2021 के मध्य में। तो सबसे पहले क्या था, आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, आईआईटी मद्रास ने क्या अभी किसकी मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास ने की है कि एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला, एशिया की पहली अंतरराष्ट्रीय मेमोरी स्टडीज की कार्यशाला। एशिया की पहली अंतरराष्ट्रीय मेमोरी स्टडीज की जो कार्यशाला है उसकी अभी मेजबानी की है। और इसमें कितने उन्होंने सदस्यों ने भाग लिया था? 108 पंजीकृत सदस्यों ने, जिनका उद्देश्य था इनको एक मंच पर लाना। जो भारत का जो वहाँ पे इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज को जो लॉन्च होने जा रही है उससे पहले इन सदस्यों को एक मंच पे लाना। तो अभी क्या लॉन्च होने जा रहा है? इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज, ये अभी वहाँ पे ये इसका उद्घाटन होने वाला है। और इसका उद्घाटन होगा जून 2021 के मध्य में, जो कि वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से होगा। और आईआईटी मद्रास ने भी क्या किया है, एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय मेमोरी स्टडीज की जो कार्यशाला है वो आयोजित की, उसकी मेजबानी की है। और वो कार्यशाला चली थी 26 से 30 अप्रैल के बीच में, 26 से 30 अप्रैल 2021 के दौरान, इस तिथि के दौरान ये चली थी। इसमें 108 पंजीकृत सदस्य इसमें भाग लिया। और इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज जो अभी वहाँ पे जो स्थापित होने वाली है उससे पहले इसका उद्देश्य था कि इसकी स्थापना से पहले जो इसके सदस्य हैं उनको एक मंच पर लेके आया जाए। और इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज की जो स्थापना है वो होगी, जो उद्घाटन है वो जून 2021 के मध्य से होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब एक केंद्र शासित प्रदेश ने योन टैब नाम की एक योजना स्टार्ट की है। इस योजना में क्या है कि जो वहाँ के उस प्रदेश के जो छात्र है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के, उनको टैबलेट्स दिए गए हैं पढ़ाई के लिए। तो ये कहाँ पे दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कहाँ दिए गए हैं? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? योन टैब योजना। किसने? वहाँ के जो उपराज्यपाल R.K. माथुर ने इसका उद्घाटन किया। क्या है इसका? कक्षा 6 से 12वीं तक के 12,300 छात्रों को टैबलेट देना, ताकि वो जो ये कोविड-19 का जो चल रहा है कि इसमें भी अपनी पढ़ाई में उनको कोई व्यवधान ना आए,
वे अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई कर सके। इसके लिए उन्होंने ये योजना शुरू की है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। वहाँ के उपराज्यपाल RK माथुर ने योन टैब योजना, इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के 12,300 छात्रों को टैबलेट दी जाएगी, जिससे कि वो अपना भाई पढ़ाई अपनी जारी रख सके। और अभी जो इनके जो पहला चरण है, इस पहले चरण में 9वीं से 12वीं के जो छात्र हैं उनको टैबलेट प्रदान की गई हैं, बाकी के छात्रों को बाद में प्रदान की जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, कल और अच्छी क्लास और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।